today all together a new topic. Last time we completed with Z buffer, है ना? बुक नहीं है, बुक के अंदर ही है. अभी हमारी 1 घंटे की ही क्लास है. I'll complete with the introduction of that topic. क्वेश्चन पेपर सब आपके पास है, तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन आपके पास किस तरह का आएगा उसमें. लेट अस स्टार्ट. बेसिकली जो सरफेस होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है, दैट सरफेस इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ कर्व्स. जब आप बहुत सारे कर्व्स को इकट्ठा कर देते हैं, देन टुगेदर इट इज कॉल्ड एज सरफेस. चैप्टर 11 ऑफ फोले कंप्राइजेस ऑफ कर्व्स. चैप्टर 12 ऑफ फोले कंप्राइजेस ऑफ सरफेसेस. आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में सिर्फ कर्व्स है, और कर्व्स भी थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है. तो जितना इस प्रेजेंटेशन में कवर कराया गया है, आप उतना ही पढ़िएगा. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. Yes, ma'am. चलिए. नाउ रिप्रेजेंटिंग कर्व्स एंड सर्फेसेस. देखो, कर्व एंड सर्फेसेस में अगर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आप एक पॉलीगन की तरह रिप्रेजेंट करोगे, तो योर ग्लास वुड लुक लाइक दिस. And if you talk about something which has a curved curvature, then a cross section of a curved object and its polygonal representation will be like this. जब आप इसकी रेजोल्यूशन बढ़ाकर इसको देखेंगे, तो आपको ये डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस विजिबल होंगी. जितनी ये लाइंस छोटी होंगी, मतलब जैसे यहाँ पे इफ यू आर एबल टू सी दिस इज 1 लाइन, इस 1 लाइन के बजाय अगर मैं 3 लाइन बना दूंगी, तो कर्व का अप्रोक्सीमेशन बेटर हो जाएगा. लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है, दैट इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ओनली वन एंड पॉइंट and the starting point of the line, I will have to store 3 endpoints and 3 starting points, क्योंकि अब एक लाइन के बजाय आपके पास 3 लाइंस हो जाएंगी. ठीक है. Now, when you talk about modeling, modeling can be of 2 types. One is modeling existing world objects, and another is modeling from scratch. Existing world object से क्या होता है कि आपके पास mathematical description of the object is unavailable, and you can approximate the object with pieces of planes and spheres and other shapes that are easy to describe mathematically. It requires points on our model to be close to the corresponding points on the object. But जब आप model from scratch करते हैं, when you model from scratch, when there is no pre-existing object to model, and the user creates the modeling in process, so here your object will match its representation exactly. कहने का मतलब है, आपके पास मारुति की सारी कार्स हैं, आप उनमें से किसी एक कार को देख के उसका रेप्लिका बनाते हैं. जब आप रेप्लिका बनाते हैं, तो आपका मॉडल जो बनता है, दैट विल बी समवेयर क्लोज टू द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर. बट जब आप एक ऐसी नई कार डिजाइन करते हैं जो अभी मारुति की कार्स में, लिस्ट ऑफ कार्स में है ही नहीं, then in that case your model will exactly represent your imagination. That is called as modeling from scratch, and the other one is called as modeling from the existing world. यहाँ तक क्लियर है सबको? Is it Yes, clear to ma'am. everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार मैं बीच में अटेंडेंस ले लूं क्या? Yes, ma'am. कोई आने की कोशिश कर रहा है क्या? अच्छा. हाँ हाँ. क्यों? हाँ, चलो. अच्छा, चलिए ठीक है. 1 मिनट में पहले अटेंडेंस ले लेती हूँ फटाफट से, एंड देन विल कैरी ऑन. आज तो क्या हो गया भाई, बहुत सारे बच्चों ने दर्शन दे दिए. क्या हो गया आज? कोई ऑस्पिशियस डे है? चलिए, मैं नाम बोल देती हूँ. अभिनव,
Present, ma'am. अक्षांश नहीं, मैं उनके Yes, नाम बोल ma'am. रही हूँ जो है, किसी का रह जाए बताना। अनिल, अंशिका, अश्विन, भूमि, चिराग, दया, नमन, प्रकृति, रमेश, Present, ma'am. तृष्णा। Present, ma'am. अरे भाई नहीं बोलना है, मैं बस नाम बोल रही हूँ। राइटिंग डाउन द नेम्स। विभू, यामिनी। यामिनी, क्या हो गया आज बेटा? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। आज हमारी याद कैसे आ गई? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, किसी का नाम रह गया? सबका नाम बोल दिया मैंने? चलिए। तो ये किया था हमने अभी, इसके बारे में बात कर रहे थे। सो नाउ हियर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडलिंग आल्सो, सरफेस मॉडलिंग एंड सॉलिड मॉडलिंग। सरफेस मॉडलिंग में यू विल बी रिप्रेजेंटिंग कर्व्स एंड सरफेसेस, whereas solid modeling में जो उनके अंदर का एरिया है, that is the volumes, that will be represented. solid modeling आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो surfaces की बात कर रहा है। आपके सिलेबस में सिर्फ surface modeling with respect to curves है। अब there are various representations of a 3D surface. There are three types of representations. इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। पहली है पॉलीगन मेश, दूसरी है पैरामीट्रिक कर्व्स एंड सर्फेसेस, है क्वाड्रेटिक सर्फेसेस। अब इसमें क्या है, आपके पास पॉलीगन मेश में आपके पास तीन रिप्रेजेंटेशन है। पैरामीट्रिक कर्व्स में आपके पास तीन तरह के कर्व्स हैं। बाकी सरफेस और क्वाड्रेटिक सर्फेसेस की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। और पैरामीट्रिक कर्व्स में भी आपके पास तीन रिप्रेजेंटेशन में से दो ही रिप्रेजेंटेशन आपके सिलेबस में है। नाउ smooth curves and surfaces in many applications are used, like modeling real world objects, computer aided design, high quality fonts, data plots, etc. अब सबसे पहले बात करते हैं, देखो पहला है ना पॉलीगन मेश। अब हम आज की क्लास में पॉलीगन मेश की बात करते हैं। पॉलीगन मेश क्या है? इट इज गुड फॉर ओपन बॉक्सेस और कैबिनेट्स और बिल्डिंग एक्सटीरियर्स। अंदर सरफेसेस की बात नहीं करेंगे, एक्सटीरियर जो आउटर बाउंड्री होती है, अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो इट इज बेटर दैट यू चूज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलीगन मेश। आपको समझ में आ रही है बात? वी आर टॉकिंग अबाउट इन what data structure we should choose to store the representation of the building exterior, like whether you want to go with array or with a linked list or with some other data structure. तो यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर कह रहे हैं बिल्डिंग एक्सटीरियर के लिए लेने के लिए, दैट इज पॉलीगन मेश। भूमि, क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. नाउ दिस इज वेल सूटेड फॉर फ्लैट फेस्ड, जहां पे कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स नहीं है वहां पे बेटर है हम पॉलीगन मेश रिप्रेजेंटेशन यूज करें। इट इज सेल्डम represent curved faced objects, but the representation is only approximate, जो मैंने आपको सेकंड स्लाइड में भी दिखाया था। Here, using more and more polygons to create a better piecewise linear approximation, but this increase requirements, space requirement and execution time of the algorithm processing the representation. जब हम एक कर्व को इस लाइंस के तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन। आई रिपीट द वर्ड, लाइंस है इसलिए लीनियर, आप कर्व को अप्रोक्सीमेट कर रहे हो इसलिए अप्रोक्सीमेशन। हर लाइन को दूसरी लाइन के साथ जोड़ा गया है इसलिए पीस वाइज। सो द वर्ड इज पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन, but this increases, ऐसा करने से there is an increase in the space requirements and as well as execution time of the algorithm processing the representation. Why the space requirement? Because instead of just one line, am I audible?
Yes, ma'am. Hmm. Instead of just one line to be saved, you are going to save the starting and end point coordinates of 4 to 5 lines. Okay? And when you are talking about a scan conversion algorithm, then in that case, instead of drawing just one line, you will have to draw 5 lines. And when you're talking about clipping, then instead of applying the uh, a trivial rejection, acceptance, and segmentation test on just one line, you will be applying it on 5 lines. So I hope you understand that the memory requirements and the execution time of the algorithm increases. And if we enlarge the image, then straight edges becomes obvious. अगर हम इसमें रेजोल्यूशन बढ़ा देंगे तो फिर से हमें ये स्ट्रेट लाइंस दिखने लगेंगी. क्लियर है यहाँ तक दया? दया, इज इट क्लियर? Naman, is it clear? Yes, ma'am. Now, let us talk about the definition of a polygon mesh. It is a collection of edges, vertices, and polygons which are connected such that edge is shared by at most 2 polygons. Again, I'm reading it. It is a collection of एजेस वर्टिसेस एंड पॉलीगन्स. देखो, बिल्डिंग का एक्सटीरियर है, बिल्डिंग किसी भी शेप में हो सकती है, तो बिल्डिंग की जो शेप है इन जनरल पॉलीगन है. पॉलीगन जो होता है वो एजेस को कनेक्ट करके बनता है. एक एज जो होती है वो 2 वर्टिसेस को कनेक्ट करके बनती है. सो व्हेन वी से दैट बिल्डिंग एक्सटीरियर इज अ कलेक्शन ऑफ अ पॉलीगन, we can say that it is a collection of edges, we can say that it is a collection of vertices. Together, we say that it is a collection of edges, vertices, and polygons connected such that each edge is shared by at most 2 polygons. मतलब यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है पॉलीगन मेशेस में कि जो एज है वो एट द मोस्ट 2 पॉलीगन्स में हो सकती है, 2 से ज्यादा पॉलीगन्स में नहीं हो सकती है. So there are few properties of a polygon mesh. Number one property is that an edge connects 2 vertices and a polygon is a closed sequence of edges. Edge जो है 2 vertices को connect करके बनती है and एक polygon के अंदर closed sequence of edges होता है, मतलब the polygon is a closed figure. An edge can be shared by 2 adjacent polygons. जो edge है वो 2 polygons में हो सकती है. And a vertex is shared by at least 2 edges. At most और at least में difference पता है अश्विन? अश्विन, at most और at least में हम सबको difference पता है? Now, there are few operations which can be applied on polygon mesh representation. First is finding all the edges incident to a vertex, finding the polygon sharing an edge or a vertex, finding the vertices connected to an edge, find the edges of the polygon and display the mesh. ये जो है ना find the edges incident to a vertex, तो ये हो गई आपकी इन डिग्री आउट डिग्री वाली बात. देन अ पॉलीगन शेयरिंग एन एज और अ वर्टेक्स, अगर एक एज है वो पॉलीगन P1 में भी है, वो पॉलीगन P2 में भी है, तो दो वो पॉलीगन्स को फाइंड करता है किन में वो एज शेयर हो रही है. देन द वर्टिसेस व्हिच आर कनेक्टेड टू एन एज, एक एज है ए बी तो उसका वर्टेक्स ए है और वर्टेक्स बी है. These are few operations which are possible on a polygon mesh. It is something like कि array में या linked list में आप क्या क्या operations perform कर सकते हैं. Then कृष्णा, यहाँ तक clear है बेटा? Yes, ma'am. Now let us talk about how do we represent these polygon meshes. It is something like कि linked list है, linked list circular है या single है या double है. ठीक है? There are 3 ways. Explicit representation, second is pointer to vertex list representation,
and the third is pointer to an edge list representation. Again I read the names. सबसे पहली है explicit representation, उसके बाद है pointer to vertex list representation, उसके बाद है pointer to an edge list representation. Now you need to note down that one can choose a representation based upon time and cost. हमारी पास कैसा नंबर्स है उसके बेसिस पे हम चूज कर सकते हैं कि हमें सर्कुलर लिंक लिस्ट लेनी है या डबल लिंक लिस्ट लेनी है. उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे टाइम और कॉस्ट के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन चूज कर सकते हैं. मोर देन वन representation can be used in a single representation, like one representation for external storage and another representation for internal storage. It is something like कि आपने सेव तो किया उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में, लेकिन आप उसको दिखाएं एक लिंक लिस्ट की फॉर्म में, या आपने सेव किया उसको डेटा को लिंक लिस्ट की फॉर्म में और आप उसको यूजर को दिखाएं एक एरे के फॉर्म में. So that multiple representations are allowed and are possible. एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आता है, ये आपका क्वेश्चन आता है मैंडेटरी क्वेश्चंस में से. जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है 2 to 3 मार्क का, which representation is better, या what are the advantages of a pointer to an edge list representation, या what are the disadvantages of pointer to vertex list representation, yeah, what are the three representations of a polygon mesh, and explain any one of them with an example. तो क्वेश्चन का टाइप समझ में आ गया आपको, और ये आएगा 2 से 3 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा. So let us talk about these representation. Each polygon represented by a list of vertex coordinates. जो भी आपके पॉलीगन में वर्टिसेस यूज हो रहे हैं वो सारे आप वर्टिसेस एक एक करके लिख दें आप. The vertices are stored in the order in which they will be encountered traveling around the polygon. तो जिस ऑर्डर में आप पॉलीगन को ट्रैवल करने लगे हैं उस ऑर्डर में वर्टिसेस को लिख दीजिए. There are edges between vertices and also between the last and the first vertex. क्यों edges हैं? इस vertex x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के बीच में एक एज है क्योंकि हमने ऑर्डर में वर्टिसेस लिखा है. क्योंकि हमारा पॉलीगन क्लोज्ड फिगर है तो एक एज हमारी लास्ट वर्टेक्स और फर्स्ट वर्टेक्स के बीच में भी है. तो एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन, विभू समझ आ गया बेटा? विभू, आर यू देयर? Yes, ma'am. Now there are few disadvantages in this representation. For a single polygon it is space efficient, but for a mesh क्या होता है? Mesh is a collection of mesh is a collection of polygons. Much space is lost. Why space efficient नहीं रह जाता? Because the coordinates of the shared vertices are duplicated. मान लीजिए x2 y2 z2 जो है वो पॉलीगन p1 में भी है और पॉलीगन p2 में भी है, तो आप उसको पॉलीगन p1 में भी लिख रहे हैं और पॉलीगन p2 में भी लिख रहे हैं. So you're using double the memory. And since it is duplicated, then while displaying the polygons, shared vertices are drawn twice. This causes problem on pen plotters, film recorders, and vector displays due to overwriting. आपका तो रास्टर सिस्टम है, आप रास्टर सिस्टम में कर रहे हो, तो रास्टर सिस्टम में तो आप एक कलर के ऊपर दोबारा वही कलर लिख देंगे तो वो एक्सॉर मोड में डार्कर रेड आ जाएगा या डार्कर येलो, अगर येलो कलर से लिख रहे थे आप. लेकिन पेन प्लॉटर्स में और वेक्टर डिस्प्लेस में यहाँ पे ओवरराइटिंग करते वक्त आप इलेक्ट्रॉन को दोबारा भेज रहे हैं वहां पे, जब तक कि वो फेड आउट नहीं हुआ था उससे पहले ही. तो जब आप डबल इलेक्ट्रॉन बीम भेजते हैं तो आप वोल्टेज भेज देते हैं वहां पर. सो देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन ओवरराइटिंग. Second problem is that there is no explicit representation of shared vertices and edges. इसको देखकर आपको एक एक को मैच करना पड़ेगा. क्या ये x2 y2 z2 दूसरे पॉलीगन में कहीं पे भी लाई कर रहा है?
अगर लाई कर रहा है तो बोलोगे हाँ ये वर्टेक्स जो है वो शेयर्ड है दोनों के बीच में। और फिर ये भी ढूंढना कि x2 y2 z2 के आगे कौन सा वर्टेक्स है, क्या वो वर्टेक्स यहाँ पे भी आगे या पीछे है, तो हम कहेंगे कि ये शेयर्ड एज भी है हमारे पास। So you understand this explicit representation? Then we move on to next type of representation, pointer to vertex list. Pointer to vertex list, आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पॉइंटर्स होंगे जो पॉइंट कर रहे होंगे वर्टेक्स लिस्ट पे। अंशिका यहाँ तक क्लियर है बेटा? Yes, अंशिका, ma'am. नाउ हियर व्हाट यू डू इज दैट, एक वर्टेक्स की लिस्ट बना लेते हो। जितने भी वर्टेक्स आपके पूरे पॉलीगन मेश में हैं उनकी एक लिस्ट बना ली, v इक्वल्स टू v1 v2 सो ऑन टिल vn, और उस वर्टेक्स लिस्ट में एक बार कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब क्या होगा, मान लो आपकी ये फिगर है, इसमें ये पॉलीगन p1 है, ये पॉलीगन p2 है, तो आपने एक वर्टेक्स लिस्ट बनाई जिसमें आपके नए वर्टिसेस लिखे v1 v2 v3 v4, और आगे उनके आपने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए उसी लिस्ट में। अब पॉलीगन p1 को आप रिप्रेजेंट करोगे एज पॉइंटर टू वर्टेक्स लिस्ट। पॉइंटर टू वर्टेक्स लिस्ट को करोगे तो इट विल पॉइंट टू वर्टेक्स v1, it will point to vertex v2, and it will point to vertex v4. So p1 will be represented by 1 2 and 4, and p2 will be represented by 4 2 and 3. Since there are similar pointers here, same pointer, so you can easily say that there is a shared vertex एंड अ शेयर्ड एज। एकदम रिप्रेजेंटेशन को पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि शेयर्ड वर्टेक्स एंड शेयर्ड एज है कि नहीं है। somebody needs to come in क्या? हाँ जी। now moving back to it, तो इसमें क्या है, अ पॉलीगन इज डिफाइंड बाय अ लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स इनटू द वर्टेक्स लिस्ट। Since each vertex is stored just once, considerable space is saved. Also the coordinates of vertex can be changed easily. तो पिछली जो representation थी explicit वाली, उसमें आपको अगर एक vertex में change करना है, अभी वो है 5 3 1 पे, आपको उसको 15 4 1 पे पहुंचाना है, तो आपको सारे polygons में देखना पड़ेगा वो कहाँ कहाँ है, सब जगह जाके you will have to do that modification। लेकिन इस केस में आप सीधा vertex list में ही change करेंगे v2 की वैल्यू, and it will be reflected in both the polygons p1 and p2. And it is difficult, but in this representation it is difficult to find the polygons that share an edge. Why it is difficult? क्योंकि हमें मालूम है कि ये वाली edge जो है वो shared है, लेकिन हम वो कैसे find out कर रहे हैं, इसमें कॉमन एलिमेंट्स निकाल रहे हैं। 2 and 4 are common elements in p1 and p2, but we still need to find out whether 2 and 4 come in an order or not। जैसे 2 के बाद 4 है और यहाँ पे भी 2 के बाद 4 या 4 के बाद 2 है, तो पहले ये ऑर्डरिंग भी देखनी पड़ेगी। since that ordering is there, so we say that the edge v2 v4 is common in both of them। लेकिन आपको दो ऑपरेशंस करने पड़े यहाँ पे, पहले आपने कॉमन एलिमेंट्स निकाले और फिर उन कॉमन एलिमेंट्स का ऑर्डरिंग निकाला, ठीक है। एंड शेयर्ड पॉलीगन एजेस आर स्टिल ड्रॉन ट्वाइस व्हेन ऑल द पॉलीगन आउटलाइंस आर डिस्प्लेड। तो सेकंड डिसएडवांटेज तो अभी भी है। रमेश क्लियर है यहाँ तक बेटा? रमेश इज इट क्लियर? हाँ जी। अश्विन? Clear. Then you have next here pointer to an edge list. Here we will represent polygon as a list of pointers, not to the vertex list but rather to an edge list in which each edge occurs just once. So that means यहाँ पे आपके पास ये vertex list वैसे ही है, लेकिन साथ में आपके पास edge list है। एक एज को डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलते हैं,
Let us do this by this example. This edge E1 is made up of vertices V1 and V2, and this edge lies in polygon P1. So we will write E1 equals to V1, V2, P1, lambda. लैम्डा इसलिए लिखा है क्योंकि हम बोल सकते हैं, हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि एज एट द मोस्ट कैन बी शेयर्ड बाय टू पॉलीगन्स. तो ये दूसरा पॉलीगन नहीं है कोई और, तो हमने उसकी जगह लैम्डा सिग्निफाइंग नल लिखा है, नॉट अवेलेबल. Similarly, you will have E2, E3, E5. Let us come to the representation for E4. E4 is an edge which is made up of V2 and V3, V4 vertex, and this E4 edge is in polygon P1 and P2 also. So the representation will be V4, V2, P1, P2. This representation, after seeing this representation, we can say that this edge is being shared with polygon P1 and P2 with a single operation. Here your polygon will be represented as a pointer to the vertex list. So you will write P1 equals to E1, E4 and E5, and P2 equals to E2, E3 and E4. So here in turn each edge in the edge list points to two vertices in the vertex list defining the edge. Also one or two polygons to which the edge belongs to. चिराग क्लियर है यहाँ तक बेटा? Yes, ma'am. Moving on to the next slide, the advantage is that polygons are shown by displaying all the edges rather than by displaying all polygons, and thus redundant clipping, transformation and scan conversion are avoided, thus preventing overwriting. तो आप ये जो edges हैं इन्हीं को एक ही बार देख लेते हो क्लिपिंग में कि कौन सा क्लिप हो रहा है, कौन सा नहीं क्लिप हो रहा, और एक एक बार आप स्कैन कन्वर्जन से इनको ड्रॉ कर देते हो. फिर चाहे वो पॉलीगन इससे इनसे 3 बने हो या 4 बने हो, तो कहीं कोई ओवरराइटिंग नहीं हो रही है और कहीं कोई डुप्लीकेट काम नहीं हो रहा है. एंड फिल्ड पॉलीगन्स आर आल्सो इजीली डिस्प्लेड. नोट दैट सम एजेस मे बी शेयर्ड बाय 3 पॉलीगन्स. अगर हम वो एजम्पशन हटा देते हैं, इट्स लाइक अ हनी 3D honeycomb like metal structure. Then in that such cases the description of edge description can be extended to include arbitrary number of polygons. जैसे हमने वहां पे सिर्फ P1 और दो polygons की जगह छोड़ी थी, यहाँ पे you can have arbitrary number of polygons. ठीक है? Now next is consistency of polygon mesh representation. There are few checks which you can apply on this. It is approximate to make sure that all polygons are closed. It is appropriate to make sure that all polygons are closed. All the edges must be used at least once, but not more than some maximum. Plus, यहाँ पे maximum defined है 2. Each vertex must be referenced by at least 2 edges. In some application, meshes are expected to be completely connected. Out of the 3 representation, the explicit edge scheme is easiest to check for consistency because it contains maximum information. तो तीनों representation में से सबसे better representation है explicit edge list representation, क्योंकि उसमें maximum information होती है. Now this is a code for ensuring that all the edges of explicit polygon representation are used between 1 and maximum time. कैसे कर रहे हैं? For each edge E in the set of edges, we are keeping use count equals to 0. ये initialization कर दिया. फिर हर polygon के लिए, हर edge के लिए हमने use count of j को +1 कर दिया. इसके बाद फॉर लूप्स खत्म कर दिए. फिर हम हर एज के लिए उसका यूज काउंट देख रहे हैं. अगर वो 0 है तो भी एरर है, और अगर वो यूज काउंट ऑफ जे ग्रेटर देन मैक्सिमम है तो भी एरर है. ठीक है? इनमें से यहाँ तक के स्लाइड में आपसे एग्जाम में
एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉलीगन मेश रिप्रेजेंटेशंस में कितनी रिप्रेजेंटेशन है, किस रिप्रेजेंटेशन का क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है प्रकृति? प्रकृति क्लियर है बेटा यहाँ तक? तृष्णा, Yes, इज इट ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। So now we move on to parametric cube curves, cubic curves. इसमें 3 तरह के कर्व्स होते हैं। पहले का नाम है हर्माइट, दूसरे का नाम है बीजियर, तीसरे का नाम है स्प्लाइन्स। आई रिपीट द नेम्स, हर्माइट, दूसरे का नाम है बीजियर और तीसरे का नाम है स्प्लाइन्स। आपके कोर्स में स्प्लाइन्स नहीं है, आपके कोर्स में हर्माइट और बीजियर है। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इसको आपको प्रैक्टिकल फाइल में इम्प्लीमेंट भी करना है। यूनिवर्सिटी की लिस्ट में है ये दोनों प्रोग्राम्स। नाउ let us first understand what do we mean by parametric cubic curves, and then we will go on to its kinds. In the polygon meshes, general idea is to find linear functions where polygons are piecewise linear approximation to the curves and surfaces. आपको फिगर दिखाई थी, एक कर्व्ड सरफेस को आप लाइंस के साथ कैसे अप्रोक्सीमेट कर रहे हो। तो जनरल आइडिया था कि आप लीनियर फंक्शंस को यूज करें जहां पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन है। If the curve or the surface being approximated is not piecewise linear, then large number of endpoint coordinates must be created and stored to achieve reasonable accuracy. अगर वो कर्व बहुत ज्यादा है तो हमें बहुत ज्यादा लीनियर लाइंस को क्रिएट करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा एंड पॉइंट्स को आपको मेमोरी में सेव करना पड़ेगा। इसकी रेमेडी क्या हो सकती है? दैट वी यूज द फंक्शंस दैट आर ऑफ हायर डिग्री देन द लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन यूज करने के बजाय हम उससे हायर डिग्री के फंक्शंस को यूज करें। एडवांटेज इज दैट here we will use less storage space and we will offer easier interactive manipulation. There are 3 methods of higher degree approximation. पहला मेथड है we express y and z as explicit function of x. हमारे पास 3 डायरेक्शंस है, x, y and z। हम y और z को एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x बना देते हैं। से y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड z इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ x। ये f डैश को आप सिंगल डेरिवेटिव मत समझ लीजिए, जिसमें भी f1 ऑफ x एंड जिसमें भी f2 ऑफ x। बट इसमें डिसएडवांटेज क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू गेट मल्टीपल वैल्यूज फॉर y for a single value of x. So the curves such as circle and ellipses must be represented by multiple curves in that case. अगर हम इसको कर दें y is a variable of f of x, तो x की वैल्यू 5 पे y की क्या वैल्यू आ रही है वो तो एक ही आएगी। लेकिन सर्कल के केस में हमें तो 8 डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, ऑक्टेंट है। और आपके पास जो एलिप्स होता है वो क्वाड्रिक होता है, तो वहां पे 4 डिफरेंट वैल्यूज चाहिए सिंगल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। तो अगर हम एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन की बात में करेंगे तो हम सर्कल्स और एलिप्सिस में काम ज्यादा करेंगे, क्योंकि एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम 8 कर्व्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यामिनी, यशी, क्लियर है बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So we move on to method 2. Method 2 is we model the curve as a solution to implicit equation. That is f of x, y, z equals to 0. जब हम implicit equation की बात करते हैं तो यहाँ disadvantage क्या है? The given equation may have more solution than we want. दैट इज, जैसे हमें एक सर्कल को मॉडल करना है तो वी विल गिव इट एज अ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दैट इज, अगर और आर आपका 1 है तो यू विल हैव इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
But if we want to model just half circle, then we have to add a constraint such as x should be greater than equal to 0, तभी हम हाफ सर्कल बनाएंगे. बट सच कंस्ट्रेंट्स कैन नॉट बी एडेड इनटू इम्प्लिसिट इक्वेशन. उसमें हमें फोर्सफुली पूरा सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, और सर्कल ड्रॉ करके फोर्सफुली हमें क्लिपिंग अप्लाई करनी पड़ेगी. तो वी आर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क इन दिस. So we move on to third method. Third method is where we represent the curves as parametric representation. Hope you understood. कर्व को या तो आप एक्सप्लिसिट फंक्शन से रिप्रेजेंट करो, जिसमें प्रॉब्लम है हमारे पास, या कर्व को आप इम्प्लिसिट इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो, जिसमें डिसएडवांटेज है हमारे पास, या फिर तीसरा मेथड है कि आप कर्व को पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करें. पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है x is equal to x of t, y is equals to y of t, and z is equals to z of t, where t ranges from 0 to 1. ये पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपको इसलिए अभी नहीं लग रही है क्योंकि आपके कोर्स में रिवीजन के बाद जो क्लिपिंग के एल्गोरिथम है वो सिर्फ एक ही रह गया था, लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम. लाइन क्लिपिंग में प्रॉब्लम ये थी कि आपके पास मल्टीपल क्लिपिंग, अननेसेसरी मल्टीपल क्लिपिंग होती थी. उसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम्स थे जिसमें हम पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन करते थे. बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे पढ़ेंगे. अब here a curve is approximated by piecewise polynomial curve instead of piecewise linear curve. Now you understand, piecewise linear curve की बजाय piecewise polynomial curve है. तो लीनियर से हम पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1 से डिग्री हायर देन 1 पे पहुंच गए हैं. And each segment q of overall curve is defined by three functions x, y and z. Each of these functions is cubic polynomial in parameter t. हर कर्व को आपने छोटे छोटे कर्व्स में कट कर दिया. उस छोटे कर्व का नाम आपने q कर दिया. वो q जो है वो तीन फंक्शन से डिफाइंड है, x of t, x of y and x of t, y of t and z of t से. Each of these functions is cubic polynomial in parameter t. Cubic polynomials are most often used. Why? क्योंकि lower degree polynomial gives too little flexibility in controlling the shape of the curve, and higher degree polynomials can introduce unwanted wiggles and require more computation. कहने का मतलब है हम x raised to power 1 that is linear से x raised to power 2 पे या x raised to power 3 या x raised to power 4 पे क्यों नहीं गए, हम सीधा x raised to power 3 पे ही क्यों रहे. अगर हम x raised to power 2 पे जाते हैं तो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स इतने सारे नहीं होते हमारे पास जिससे हम शेप की कर्व की शेप को कंट्रोल कर पाए. और अगर हम x रेज टू पावर 4 पे या x रेज टू पावर 5 पे जाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वहां पे अनवांटेड विगल्स आ जाते हैं कि हम पॉइंट एक चेंज कर रहे हैं और कर्व की शेप दूसरी जगह से भी चेंज हो रही है. यहाँ तक क्लियर है यशी? Yes, ma'am. So now we are moving on to mathematical representation of these curves. ये पूरा चैप्टर आपका यहाँ तक थियोरेटिकल था. अब आपका मैथमेटिकल शुरू हो रहा है. ये डेरिवेशन आती है इसकी कि मैथमेटिकली डिराइव करके दिखाओ पैरामीट्रिक क्यूबिक कर्व्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो जनरल फॉर्म क्या है q ऑफ t को रिप्रेजेंट करने की? जस्ट लुक एट दिस लास्ट लाइन. q ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t, y ऑफ t. यही बोला था कि अ सिंगल कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय थ्री फंक्शंस ऑफ x, y and z, where each of these functions are parametric representation of x, y and z. तो x of t, y of t and z of t. अब इसको जरा जनरल फॉर्म में पहले लिखते हैं.
x ऑफ t की वैल्यू क्या है, क्यूबिक है। क्यूबिक का मतलब है t रेज टू पावर 3 तक की इक्वेशन में गुंजाइश है। सो यू हैव हियर ax t क्यूब प्लस bx t स्क्वायर प्लस cx t प्लस dx। इसी तरह से y ऑफ t है आपका a y t क्यूब b y t स्क्वायर प्लस c y t प्लस dy। इसी तरह से आपका z है। अगर इसको हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो लुक एट द लास्ट लाइन। Last line says Q of t can be written as t into c, where t is a single row matrix t cube, t square, t and 1, and c is your coefficient matrix considering all these coefficients। पहले कॉलम में x के coefficients ax, bx, cx and dx, दूसरे में y के coefficients ay, by, cy and dy, और तीसरे में z के coefficients az, bz, cz and dz। Then you will multiply this single row matrix with this coefficient matrix, you will get back these equations. So you can write Q of t is equals to t into c, where c is your coefficient matrix। Anil, यहाँ तक clear है बेटा? Yes, ma'am. Anil, is it clear? Yes, ma'am. So now let us talk about parametric tangent vector of the curve। अब टेंजेंट वेक्टर है, टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर्व का। तो q ऑफ t का q डैश ऑफ t, तो दैट इज d बाई डी टी ऑफ q डैश ऑफ t, दैट इज d बाई डी टी ऑफ xt, d बाई डी टी ऑफ yt एंड d बाई डी टी ऑफ zt, दैट इज d बाई डी टी ऑफ t इंटू c, क्योंकि c तो आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसको ऐसे ही रहने दो। तो t ये जो है t क्यूब, t स्क्वायर, t एंड 1, ये इसका डेरिवेटिव लोगे फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ जाएगा 3t स्क्वायर, 2t, सिंगल 1 एंड 0। डेरिवेटिव सबको निकालना आता है, तो 3t स्क्वायर, 2t, 1 and 0 when multiplied with the coefficient matrix, इस coefficient matrix से, so then you get this equation। तो here obviously ये सिंगल रो मैट्रिक्स था, इसको आपने इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो you again get a single row matrix with 3 elements in it। यहाँ तक क्लियर है अभिनव? अभिनव बेटा क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई बात नहीं। अक्षांश, Yes, ma'am. Yes, ma'am. now there are few kinds of continuities which exist in these curves। देखो हमने क्या बात करी थी कि एक बड़ा सा कर्व है Q, उसको आपने छोटे छोटे कर्व्स में काटा, हर एक को लेबल कर दिया आपने Q। तो दैट मीन्स एक Q दूसरे Q के साथ कनेक्टेड है। जब Q एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो वहां पे किसी तरह की कंटिन्यूटी है। अब वो कंटिन्यूटीज क्या है वो आपको देखनी है। पहली कंटिन्यूटी है G0 कंटिन्यूटी। G0 कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जो दो कर्व्स हैं दे जॉइन एट टुगेदर एट अ पॉइंट, बस जॉइन हो रहे हैं। G1 कंटिन्यूटी जो होती है वो कहती है कि ये जॉइन तो कर ही रहे हैं, और उस जॉइन पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो उनकी डायरेक्शंस जो है वो सेम है। Direction of tangents are equal at the join point, but not necessarily the magnitudes। तो आप joining point पर टेंजेंट वेक्टर्स निकाल सकते हैं, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कर्व निकाल सकते हैं, विच इज कॉल्ड एज द टेंजेंट। उनकी डायरेक्शंस जो है दैट विल बी सेम, बट मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम। दिस इज G1 continuity। A curve with G1 continuity is more smooth as compared to a curve with G0 continuity। These are called as geometric continuities, that is geometric slopes of the segments are equal at the join point। For two tangent vectors say tv1 and tv2,
To have the same direction, it is necessary that one is a scalar multiple of the another. That is, TV1 is equals to k times of TV2, where k is greater than 0. ये आपने मैथ्स में पढ़ा है. M1 and M2 होता है. If the tangent vectors are equal in direction, then you say M1 is k times of M2, right? Where k is greater than 1. Now, C1 कंटिन्यूटी अगर है तो C1 कंटिन्यूटी में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है. दैट मींस दिस के वैल्यू इज इक्वल. अगर दोनों कर्व्स का और वो दोनों जो फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकाले हैं उनकी डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है, तो आपका कर्व जो है उसमें फर्स्ट डिग्री कंटिन्यूटी है. दैट इज इट इज C1 कंटिन्यूटी. ऐसे ही अगर सेकंड डेरिवेटिव सेम है तो वो C2 कंटिन्यूटी है. ऐसे ही अगर nth डेरिवेटिव सेम आता है विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, देन इट इज Cn कंटिन्यूटी. तो ये दो तरह की कंटिन्यूटीज है. यहाँ पर नमन क्लियर है ये? Yes, ma'am. दो तरह की कंटिन्यूटीज है. एक G0 और G1 कंटिन्यूटी है. एक C1. C0 कोई कंटिन्यूटी नहीं है. C1, C2 सो ऑन टिल Cn कंटिन्यूटी है. G0 का मतलब है कर्व्स जो है एक पॉइंट पे दोनों कर्व्स मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं. G1 कंटिन्यूटी पे क्या है, इस ज्वाइन पॉइंट पे टेंजेंट वेक्टर्स आप दोनों कर्व्स के ड्रॉ करेंगे तो उनका डायरेक्शन जो है वो सेम है. C1 कंटिन्यूटी कहती है डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी फर्स्ट डेरिवेटिव का सेम है. जितनी हायर डेरिवेटिव सेम होते जाएंगे उतना आपका कर्व जो है और कंटिन्यूअस होता जाएगा. अब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, अगर हम से दैट द फर्स्ट डेरिवेटिव्स आर इक्वल, देन वी से दैट velocity of a point on the curve with respect to parameter t. तो एक कर्व से दूसरे कर्व पे जाते वक्त वेलोसिटी विल रिमेन सेम. जब आप अपने कैमरा को एक कर्व से दूसरे कर्व पर ले जाएंगे तो वेलोसिटी विल रिमेन सेम. तो आपको एब्रप्टनेस का एहसास नहीं होगा. When we say that second derivative is also same, then we say that acceleration is same between both the frames. So acceleration अगर सेम रहती है तो आपको कंटिन्यूटी का एहसास ज्यादा रहता है. If the camera is moving along a parametric cubic curve in equal time steps and records a picture after each step, then the tangent vector gives the velocity of the camera along the curve. The camera velocity and acceleration at joint points should be continuous to avoid jerky movements in resulting animation sequences. So that means best animation sequence होगी जिसमें Cn continuity हो. In general, C1 continuity means G1 continuity, क्योंकि C1 में क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बोथ आर सेम. तो जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस बोथ आर सेम तो इट मींस दैट इम्प्लिसिटली G1 कंटिन्यूटी भी है. बट G1 कंटिन्यूटी डज नॉट ऑलवेज मीन C1 कंटिन्यूटी, क्योंकि एक ऐसा केस आ सकता है जिसमें आपके पास वैल्यू ही 0 0 0 है, तो इसमें डायरेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है. +0 एंड -0 नहीं होता है. इज दिस ओके? यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, भूमि क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. चलिए तो फिर अब हम यहीं तक करते हैं आज. ठीक है. नाउ वी विल मीट टुमारो मॉर्निंग. मैम हाँ जी, मैम पीपीटी शेयर कर दो आप जरा पर. ये वाली अभी या ग्रुप मैम पे? वीएससी की भी नहीं हुई है ना मैम, उसकी जेड बफर वाली. अच्छा, वीएसजी की भी नहीं हुई तो मैं इकट्ठे कल शेयर कर देती हूँ दोनों. कल ठीक है मैं मैम. ये repeat कर दूंगी. ये ज्यादा नहीं है ये वाली पीपीटी हमारी, ये कल खत्म हो जाएगा कर्व्स.
हाँ मैम, क्योंकि पिछली वाली भी लास्ट प्रोजेक्शन वाली शेयर हुई थी मैम, इसलिए बोल रहा था मैं। मैम लास्ट जो प्रोजेक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन की न्यूमेरिकल्स थी उसके बाद नहीं हुई है। हाँ वही बोल रहा था मैं। उसके बाद मैंने कुछ कराया और पूछ रही हूँ। एक तो जेड बफर जेड कराया मैम। हाँ। तो जेड बफर और ये वाली मैं कल सुबह ये कंप्लीट करके करा देती हूँ। ठीक है ठीक है मैम। हाँ मैम। ठीक है। अच्छा वो तुम लोगों को क्वेश्चन पेपर्स में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही खास? पढ़ लोगे नहीं ना? मैम, अभी तो कोई खास नहीं आ रही मैम। अभी हमने देखा भी नहीं है मैम। यस मैम। चलो ठीक है। चलो फिर कल यस मैम। सुबह मिलते हैं। ठीक है 9 बजे शुरू करेंगे, 8:45 नहीं 9